नमस्कार साथियों, अगर आप इस वीडियो में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जब भी इस वीडियो को देखें इसको पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज भारत देश में हो रहा है वो आपसे संबंधित है, उसका सरोकार आपसे है। आप आज देख रहे हैं कि भारत में दो प्रकार के लोग हो गए हैं, जबकि हम हमेशा कहते थे कि भारत विविधताओं का देश है, कई तरह के लोग रहते हैं, कई भाषाएं हैं, कई प्रांत है, कई समुदाय हैं, कई धर्म हैं। लेकिन आज हम ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भारत देश में दो प्रकार के लोग हैं, एक इस तरफ और दूसरे उस तरफ। आप किसी भी विषय को देख लीजिए, अगर राजनीति को देखते हैं तो भी एक तरफ एक तरह के लोग, दूसरी तरफ दूसरी तरह के लोग। तो जब हम बात करते हैं उनके बारे में जो आज देश की सत्ता चलाते हैं और जो देश में विपक्ष है, दोनों के बीच में क्या इतनी नफरत होनी चाहिए, क्या ऐसा मनमुटाव होना चाहिए कि जिसके पास सत्ता हो वो उनसे बात करने को भी तैयार ना हो। जब लोकतंत्र में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते या हारते हैं, तो क्या होता है कि एक तरफ लोग होते हैं जो अपनी बात को कहते हैं, लोग उनकी बात को मानते हैं और उन्हें वोट करके जिता देते हैं। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो जिनको हार का सामना करना पड़ता है, जो अपनी बात को समझा नहीं पाते। यही तो लोकतंत्र होता है। लेकिन जब हम कोई एक दूसरे से नफरत नहीं करते, हम अपने मुद्दों को रखते हैं, हम बताते हैं कि हम देश के लिए बेहतर चीजें कैसे कर सकेंगे, और यही होना भी चाहिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में। मगर यदि आपका देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ जा रहा हो, या मैं कहूं कि आज जिस तरह से एक व्यक्तिवादी राजनीति हो रही है और हम सब एक केवल या तो एक तरफ मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं और दूसरी तरफ हम उस सिस्टम को अपना रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं, अब हम कुछ कह तो सकते नहीं, इसी में विश्वास करते हैं और इसी के तहत काम करते हैं, यानी कि गुलामी। तो दो तरह के लोग यहाँ पे भी आ जाते हैं, एक जो गुलामी करने को तैयार हैं और दूसरे जो गुलामी करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हमने धर्म के नाम पे भी देखा है क्या हुआ है कि एक तरफ एक समुदाय, दूसरी तरफ दूसरा समुदाय। ऐसे देश नहीं चलता, ऐसे तो मानव जाति भी नहीं चलती है। हाँ, ये समय ऐसा है जब पूरी दुनिया में इस तरह के लोग हावी हैं, कई देशों में तानाशाही है, कई देशों में। मगर आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप अपने देश को बचाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, देश जैसे हाल में है वैसे ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना है ना कि बार बार कहा जाता है कि देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया। ये देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी ऐसे नहीं बना, इसके पीछे जो है उसे आपको समझने की जरूरत है। उसके डिटेल में किसी और दिन जाऊंगी, लेकिन ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 81 करोड़ लोग आज मुफ्त के राशन पर निर्भर हैं और उन्हें ये एक तसल्ली है कि कम से कम मुफ्त का राशन तो मिल रहा है, वरना कल को अगर काम ना हो, दिहाड़ी ना मिले या नौकरी चली जाए तो ये पक्का है कि कुछ राशन घर में आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि देश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बना है, तो वो एक दिन में नहीं बना। अगर देश का पैसा है देश में तो वो कई सालों की मेहनत से बचा के रखा गया, उसे यूं ही व्यर्थ नहीं गवाया गया। आपके अपने घर में अगर पैसे संभाल के आपके पूर्वज गए हैं, आपके माता पिता गए हैं, उनको उनके दादा से मिला, तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके लिए कहेंगे। मगर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे केवल खर्च करेंगे या कुछ कमाएंगे भी, और अगर कमा रहे हैं तो उसे लुटाएंगे तो देश को कैसे बचाएंगे, क्योंकि आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे। जैसे एक व्यक्ति जो कहता है कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी लोगों के घरों में मुझे पालने के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए। आपको उस माँ का कितना सम्मान करना होगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए अपने घर की देखभाल कर रही है, बाहर जाके काम कर रही है और अपने बच्चों को भी संभाल रही है। दूसरी तरफ एक पिता जो चाय बेच रहे हैं, और किस लिए बेच रहे हैं, इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके। जो भी वो कर सकते अपने बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। और अगर उनका बेटा एक हट्टा कट्टा नौजवान जो कहता है कि मैंने 35 साल भिक्षा मांगी, तब आप क्या कहेंगे? जिसकी माँ भीख मांग रही थी, जिसके पिता काम कर रहे थे,
उसका मुश्तंडा बेटा अगर जाकर भीख मांगे अपने जिंदगी के 35 साल, तो क्या योगदान किया उस व्यक्ति ने अपने परिवार में। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि समझने की जरूरत है कि अगर वो व्यक्ति आज देश की बागडोर संभाले बैठा है तो वो संभाल नहीं रहा, क्योंकि वो देख रहा है कि उस समय वो भाग गया और अब भी वो आसान रास्ता निकाल रहा है। 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई क्योंकि कई नेता ऐसे आए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ बनाया। देश में एक सिस्टम बनाया जहां पे सरकारी नौकरियां मिलती। आज तो लोग ये कहते हैं सरकारी नौकरियां किस बात की, अपने आप कार्य क्यों नहीं करते। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनके समर्थक ये बात कहते भी हैं कि आपको नौकरी का क्या मतलब है कि सरकारी मिले, आप अपना कार्य क्यों नहीं करते। हर चीज को करने के लिए एक सिस्टम होता है। हमारे देश में जनसंख्या इतनी थी जब हमें आजादी भी मिली और हमारे पास कुछ नहीं था, एक सुई भी नहीं बनती थी, फिर भी हमने अपने लोगों के लिए सिस्टम बनाए ताकि सरकार अपने ऊपर बोझा ले लेकिन जनता के लिए चीजें बेहतर करे। आज सरकार गिरवी तो रख रही है बहुत सारी चीजें, कर्जा तो ले रही है बहुत सारी चीजों पर के लिए, और देश के जो मजबूत पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, हमारे नवरत्न है, उनको बेच तो रही है, लेकिन क्या कमा रही है। जो बेच के भी आ रहा है, जो कर्ज लेकर आ रहा है, वो केवल गवाया जा रहा है। और इसमें कुछ मैं कहूंगी कि जो सड़कें हैं उनका आपको कहा जाता है कि हर रोज इतने किलोमीटर सड़क बनती है। जानते हैं कि क्या है फॉर्मूला? ये सब आपको जानना जरूरी है। आज की सरकार का फॉर्मूला है कि अगर 4 लेन हाईवे है और 1 किलोमीटर को आप 4 किलोमीटर बताएंगे, क्योंकि 4 लेन बनी है। ये है फॉर्मूला जिसके तहत सरकार आपको बहुत कुछ बताती है, लेकिन आंकड़े कुछ और बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस सरकार के समय में ज्यादा सड़कें बनी। पहले सरकारें जो थी वो गांवों तक पहुंचकर सड़कों को बना रही थी उन जगहों पर जहां पे सड़कें नहीं थी। लेकिन आज दिखावे वाली जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो कच्ची। आपने सिलक्यारा टनल का हादसा देखा, आपने अहमदाबाद सूरत में मॉनसून के दौरान देखा कि सड़कों में कितना बुरा हाल हुआ। कई शहरों में, देश के कई शहरों में आप देख रहे हैं कि नई सड़कें जो बन रही हैं वो टूट रही है, ब्रिज टूट रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। मगर ये समझना पड़ेगा। और इसी के बीच में आती है एक ऐसी घटना, जब मैं कहानी आपको बना के जरूर सुनाऊंगी, लेकिन वो सिर्फ कहानी होगी, वो सच्चाई कितनी होगी वो मेरे कहने का नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा वो कहानी होगी कि कैसे संसद में 4 लोग आए। आज कहा जा रहा है कि बेरोजगार थे वे। चलिए मान लिया जी बेरोजगार थे, तो ये तो होता ही है। आप किसको गुमराह कर पाते, किसको रेडिकलाइज करते हैं? एक विशेष समुदाय जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी हमेशा पड़ी रहती है, मुझे बताइए कि आप उनको रेडिकलाइज कैसे करते हैं? जब वो उत्पीड़ित होते, जब आप उनकी प्रताड़ना करते हैं तो समाज में वो इतना नाराज हो जाते हैं और उनके पास काम नहीं होता, क्योंकि वैसे हालात होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में फिर उनको रेडिकलाइज करना आसान होता है। उसी तरह से अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करके आपको अच्छी पढ़ाई करवाई है, तो आप निश्चित ही तौर पे फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड भी होंगे, और कोई आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो आप गुमराह भी होंगे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद संसद एक ऐसी जगह है जिसमें आप सबको विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास। लेकिन संसद भवन पुराना वाला वहां से हटा के जब नया संसद भवन बनाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट पार्लियामेंट बना है और इस संसद भवन की सुरक्षा जो है वो बहुत मजबूत है। कहा था या नहीं कहा था? फिर अगर जो 22वीं बरसी थी, 22वीं पुण्यतिथि भी नहीं कह रही हूं, बरसी कह रही हूं, उसका अलग तात्पर्य सा हो जाता है। जब 13 दिसंबर 2001 को संसद पर अटैक हुआ था तो कौन लोग इन्वॉल्व थे जानते हैं? लश्कर तोयबा और जेईएम, जमाते जो भी है, जेईएम उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन जमात ए समथिंग। लेकिन अब आप देखिए कि ये तो बाहर से पूरी तैयारी करी गई और हमने दोष भी दिया कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, ये है वो है। लेकिन आप अब अगर इसको देखते हैं तो
हमें ये बताना पड़ेगा और ये समझना भी पड़ेगा कि क्या जो हम कर रहे हैं, क्या जो आज देश में हो रहा है वो सच है या नहीं है। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप ये देखें कि आपके देश में क्या हो रहा है। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे यही कहूंगी कि अपनी बात को रखें, अवश्य बोले जरूर, इधर की तरफ हो या उधर की तरफ बोलिए, बोलने का अधिकार आपका है, आपको अपनी बात रखनी चाहिए। अब जब ये घटना हुई तो मुझे याद आई 2001 में जब संसद पर अटैक हुआ था, तो तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं अभी वाले अटैक पे बाद में आऊंगी, पर मेरे पास कुछ चीजें मैंने नोट करी थी, उसके बारे में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समय में संसद पर हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के समय में ही उसके पहले आपको पता है कि कारगिल का युद्ध हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जब ये दूसरी वाली मोदी सरकार आई तो उसके बाद उड़ी में अटैक हुआ, और उसके बाद पठानकोट के एयरबेस पे भी अटैक हुआ, उसके बाद पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद आपको ये कहा गया था कि अब कोई नोटबंदी होने के बाद अब कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन अटैक हुआ था ना। कितने अटैक हुए थे, कितने अटैक हुए, जिसमें कश्मीरी पंडित टारगेटेड किलिंग्स का शिकार हो रहे हैं। आज भी ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो ठीक हो गया 370 हटाने के बाद, और नोटबंदी के बाद अब कोई टेरर अटैक नहीं होगा। मगर क्या ऐसा हुआ? आप खुद सोच के देखिए। लेकिन हम इस बारे में अवश्य बात करें। नमस्कार, गुड इवनिंग मनोहर सिंह परमार जी, बहुत दिनों के बाद मैं लाइव कर रही हूं और आपको देखकर अच्छा लग रहा है। तो अब आप देखिए कि कैसे इतनी सारी घटनाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हुई, जब भी इनकी सरकारें थी। और तो देश जो है सुरक्षित कब रहता है? जब ऐसी सरकार होती है, जब इस तरह की घटनाएं ना हो। तो ऐसी घटनाएं इससे पहले आपको अगर मैं मुंबई का जो अटैक था उसके बारे में कहूं तो उसके अलावा मुझे नहीं याद आता कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के रहते हुए इस तरह से अटैक हुए। 1990 की ये कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात करते हैं। आपको मालूम है उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की विरोध में जो पार्टी थी उसकी सरकार थी। हमारे को हरा के ही तो वीपी सिंह सत्ता में आए थे। और उस वक्त नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? 1990 में एक तस्वीर है उनकी जिसमें वो उस रथ पर बैठे हुए हैं जिसमें अडवाणी जी हैं, और वो रथ गुजरात से होते हुए अयोध्या जा रहा था। और आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो ये सारी घटनाएं, और ये मैं 1990 की बात बता रही हूं कि वो उस रथ में घूम रहे थे। और आपको मालूम है कि उसके बाद वो कितनी रथ यात्रा कितनी लंबी चली, कुछ को नहीं भी मालूम होगा आज के जो हमारे युवा हैं, लेकिन उन्हें बता दूं कि ये रथ यात्रा चल रही थी, उसमें मोदी जी घूम रहे थे। वो कश्मीरी पंडितों की मदद करने के लिए कश्मीर में रथ यात्रा क्यों नहीं निकाल रहे थे? मेरा तो सिंपल सा सवाल है। लेकिन अब देखिए कि संसद पे एक हमला होता है। जी हां, बहुत समय के बाद। मनोहर सिंह जी, आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि इस लाइव वीडियो को अवश्य शेयर करिए अपने साथियों के साथ, और लोगों को पेज के साथ जोड़िए ताकि और लोगों तक हम लोग अपनी बात को रख सके, लोगों तक पहुंच सके। पिछले पेज पर कुछ दिक्कतें कर रखी हैं फेसबुक ने, आप समझ ही सकते हैं, इसीलिए मैंने इस नए पेज की शुरुआत करी है। और अच्छे खासे लोग जुड़ भी रहे हैं इस पेज पर, मगर वीडियो शेयर करेंगे तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे। अब देखिए कि 13 दिसंबर 2023 22वीं बरसी थी संसद पर हुए हमले की। और हमला जब हुआ उस वक्त सबको कैसे सब पका गए होंगे ना, जो अंदर होगा उसे कितना डर लगा होगा उस वक्त। लेकिन हाँ, हमारे बड़े बहादुर सांसद हैं ऐसे जिन्होंने उन दोनों लोगों को
पकड़ लिया था। उन जो लड़के अंदर घुसे थे, 2 जो हैं वो विजिटर्स गैलरी में भी थे। कहा जा रहा है कि सबको पकड़ लिया गया। लेकिन एक सिनेरियो को जरा हम सोच के देखते हैं कि संसद के अंदर ऐसे करके लोग आए। ये मैं कहानी सुना रही हूं, केवल कहानी, कि अगर ऐसा होता तो संसद के अंदर कूद कर आए और उसके बाद जितने सांसद हैं वो इधर उधर डेस्क के नीचे अपने जगहों पर बैठ गए। फिर मार्शल आए, मार्शलों ने उन्हें पकड़ा और लेके बाहर चले गए। सोचिए जरा, अगर ऐसा होता तो कैसा होता। उनको बाहर लेके चले गए और उसके बाद संसद की कार्यवाही जो है वो स्थगित हो गई। ऐसा होता तो उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और पूरा देश तब हर टीवी चैनल पर इसकी बात। और उसके बाद रात के 8 बजे महामानव टीवी पर आते और कहते कि मैं विश्व गुरु हूं, देश सुरक्षित हाथों में है और मेरे खिलाफ साजिश करी जा रही है। बाहर के लोग कर रहे हैं, अंदर में भी अर्बन नक्सल हैं, अंदर में भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, ये फेल हो गया ना। अगर ऐसा कोई कर भी सकता था तो ऐसा हो सकता था या नहीं? सोचिएगा इस बात को। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे एक राजस्थान के, एक शायद उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे सांसद थे, जैसे उन्होंने इस लड़के को कूदते देखा, इन्होंने जाके उसको पकड़ा और सिर्फ चपेट चपेट मारी। हो सकता है कि गुजरात से आए लोगों ने अंदाजा ना किया हो, उसके बाद नैरेटिव को घुमा दिया गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस नैरेटिव में बहुत सारे विपक्ष के नेता आ भी गए। बेरोजगारी तो समस्या होती है, बेरोजगारी के कारण तो रेडिकलाइज होते ही हैं, बेरोजगारी के कारण तो आप कई बार गलत काम कर भी देते हैं। और अगर आपको कह दिया जाए कि आपको बचा लिया जाएगा तो आप गलत काम कर ही देते हैं, सोचते हैं बच जाएंगे। अब इसमें सोचिएगा, मनोहर सिंह जी आप कह रहे सिक्योरिटी नॉट परफेक्ट, बट मैं कुछ और बात कह रही हूं, इसके बारे में आप लोग सोचिए। कहा है ना सतपाल मलिक जी ने, ये कोई और बात है। मगर ये बात कोई और बात तो थी, शायद कोई और बात बन नहीं पाई। मैं कहानी सुना रही हूं आपको। असलियत तो केवल जांच के बाद पता चलेगा, और जांच किसके हाथ में है आप खुद ही सोच लीजिए। लेकिन उसके बाद अगर सांसद कहते हैं कि इस पे चर्चा करो, खुद सोच के देखिए, अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग में है जहां आग लग गई और किसी की गलती है और वो आपसे बात करने को तैयार भी नहीं है, तो आपको कितना गुस्सा आएगा कि मेरी तो जान जाने को थी और ये जवाब देने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे, आपको अब तक क्या पता चला। और ये तो देश की सुरक्षा का सवाल है। जब देश की सुरक्षा का सवाल होता है तो संसद वो लोकतंत्र का मंदिर है जहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि कोई हिम्मत भी करेगा अंदर घुसने की। और ये लड़के लड़कियां जो हैं ये कहां से आए और ऐसे ही अंदर घुस गए। कमाल नहीं लग रहा आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों से सोशल मीडिया पे एक दूसरे से वार्ता करके इन्होंने इतना बड़ा प्लान बना लिया कि ये संसद के अंदर घुस गए। मामला गंभीर है ना। और मतलब इसको कैसा आसान सा दिखाने की कोशिश करा जा रहा है कि हाँ इन्होंने ऐसा हो गया, ये क्योंकि विपक्ष के साथ थे, विपक्ष का कैंपेन कर रहे थे। अरे जो अपराधी है वो तो अपराधी होता है, सिंपल सी बात है। मगर आपने अगर नोटिस किया तो यहां पर जिस सांसद, जो मैसूरू के सांसद प्रताप सिम्हा है, जिन्होंने ये जो पास है वो इनको दिलवाया इन लोगों को अंदर घुसने के लिए, उस पर कार्यवाही अब तक नहीं हुई। उसके खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं आया सरकार की तरफ से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। क्योंकि वक्तव्य तो दिया जा सकता है ना, अगर ये कहा भी जाता, अगर सपोजिंग गृह मंत्री आके कहते या प्रधानमंत्री भी कहते निश्चित तौर पे हम कार्यवाही करेंगे, अगर ऐसा कुछ हुआ है और उन्होंने दिया है तो हम उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। मगर क्या कोई पूछताछ करी जा रही है? क्या उनको कस्टडी में नहीं लिया जाना चाहिए? उन्होंने तो देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ किया है, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए। और हमारे बहुत सारे सांसद कह रहे हैं कि भाई उनको सस्पेंड कर दो क्योंकि तुमने महुआ मोइत्रा को सस्पेंड कर दिया। नहीं, ये कोई बराबरी की बात नहीं हो रही है। महुआ मोइत्रा का मैटर ही अलग तुमने बताया था,
लेकिन इस वाले मैटर में देश की सुरक्षा पर हुआ है आघात, देश की सुरक्षा पे हुआ है प्रहार। और समझ लीजिए इस बात को कि जब हम बात करते हैं देश की, तो देश का संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है। पूरी दुनिया में जो संसद होते हैं वहां से जो संदेश जाता है वो न केवल अपने देश को जाता है, पूरी दुनिया को जाता है। तो हमने अपने देश की संसद में वो तस्वीरें देखी जहां दो लड़के आके और वो क्या चला रहे हैं, वो स्मोक बॉम्ब, उसमें से पीला धुआं निकल रहा है। क्या सीन चल रहा था ना, बिल्कुल फिल्मी नहीं लग रहा था। आजकल तो लगता है जैसे ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की भी जरूरत नहीं रह गई। अगर आप टीवी चैनल ऑन करके इन नेताओं को ही देख लीजिए, मतलब डिबेट मत देखिए मगर इन नेताओं को देख लीजिए, और ये संसद में हो रही घटना कभी यहां हो रही है। जी धन्यवाद मनोहर सिंह जी, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप उनको भी शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके, उन तक मैसेज जाए। अब देखिए, अगर हम संसद की बात करते तो अरुण जेटली ने कहा था कि संसद को चलाने का काम सरकार का होता है। तब वो यूपीए की सरकार को कह रहे थे कि हमें मत बताओ, कि हमें चुप कराने की कोशिश मत करो, तुम बताओ कि तुम क्यों नहीं चला पा रहे, तुम हमसे वार्ता क्यों नहीं कर पा रहे। लेकिन इस वक्त जो रिश्ता है सरकार और विपक्ष के बीच वो पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि दिखाना है जनता को कि हम एक तरफ हैं और विपक्ष दूसरी तरफ, और विपक्ष को ऐसे दिखाना है जैसे वो कमियों से भरी हुई है। लेकिन विचारधाराएं अलग होती है। नफरत कौन फैलाता है? केवल भाजपा। इसलिए इनसे बचने की जरूरत है। अब इन्होंने 14 दिसंबर को 15 एमपीज को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। एक एमपी राज्यसभा के डेरेक ओब्रायन और 14 एमपीज लोकसभा के। मगर मजेदार बात देखिए, 14 एमपी जो लोकसभा के थे उनमें से एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे सांसद को निलंबित किया जो तमिलनाडु से आते हैं। उस दिन संसद में तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में भी नहीं थे, दिल्ली में भी नहीं थे। इसका मतलब है कि आपने ये निश्चित कर रखा था कि हमने बस इनका निलंबन करना है, इतने नाम आज कर दो, कल इतने कर दो, ताकि हमें किसी सवाल का जवाब ही ना देना पड़े। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों को अपनी बात को समझा पा रहे हैं, किसी तिकड़मबाजी करके हमने जो है तरह तरह की बातें करी चुनाव के पहले, और किसी तरह से चुनाव जीते हैं विधानसभा के भी। मगर जीत तो जीत होती है ना, और जो हार गया वो हार गया। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव में मोदी जी कितना डरे हुए हैं, इस बात से समझ लीजिए कि आज टोटल कितने हो गए, 45 राज्यसभा से सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, और शायद 47 है टोटल। 92 सांसद यानी कि 92 सांसदों को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा से। तो भाई सरकार तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा, अब संसद भी तुम्हारा। जबकि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि सरकार तो सत्तारूढ़ पार्टी की होती है और विपक्ष का तो संसद होता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो संसद में आवाज उठाता है। ये कहते हैं आवाज ऐसे मत उठाओ, वैसे मत उठाओ, तो सुन लो भाई, लेकिन सुननी नहीं है, इसलिए निलंबित कर दो। और जगदीप धनखड़ जी जो सभापति है आपके राज्यसभा के, भाई उनके तो तेवर देखो, उन्हें तो पता नहीं, किसी भी बात पे गुस्सा आता है। जब वो महामहिम थे पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल की सरकार के पीछे पड़े रहते थे। अब राज्यसभा पहुंचे, खड़े होके गुस्सा होके पर्सनली लड़ाई करते हैं वो विपक्ष के सांसदों से। और जब मंत्री जी, नहीं मंत्री जी बोल रहे हैं, और उनको देख देख के मुस्कुरा रहे, देखे आपने उनकी शक्ल कैसे बनाते हैं वो। खैर वो ठीक है, उनको बड़ी खुशी होती है इसलिए वो मुस्कुराते हैं। लेकिन 92 सांसदों का निलंबन देश के लिए खतरा। इसमें से 11 सांसदों का मैटर जो विशेषाधिकार समिति है यानी कि प्रिविलेज कमेटी, उनको भेज दिया गया है। वो इस पे फैसला करेंगे कि क्या ये वापस मतलब इनको निलंबित ही रखा जाए या जो भी। अब क्या सेशन रह गया, अभी एक सेशन चल रहा है और
एक सेशन जनवरी के एंड में होगा, वो जो इंटरिम बजट का सेशन होता है। लेकिन संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किसने किया है? सरकार ने किया है, क्योंकि सरकार वार्ता नहीं कर पा रही है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने सारे सांसदों को एक साथ इस समय निलंबित कर दिया गया है ताकि सवाल ना पूछा जाए। अब देखिए, जिन लोगों को पकड़ा गया उनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है। यूएपीए यानी कि उनको आतंकवादी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने आतंकवादी घटना करी और बिल्कुल करी, वो भले ही अपने हाथ में कौन सा बॉम्ब लेके आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने किया वो तो गलत था। ये कह रहे हैं पहले जांच होगी फिर वक्तव्य होगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके घर में आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो क्या आपके परिवार का जो सबसे बड़ा होता है वो आपके साथ खड़ा नहीं होता? जो मजबूत होता है वो आपके साथ खड़ा नहीं होता? जो आपको विश्वास दिला सकता है, क्या वो आपके साथ खड़ा नहीं होता? और जब संसद पर इस तरह का हमला हुआ तो क्या ये पूरे देश के लोगों की जरूरत नहीं है कि वो सुने अपने प्रधानमंत्री से, अपने गृह मंत्री से? और गृह मंत्री से इसलिए क्योंकि गृह मंत्री के तहत ही देश की सुरक्षा है। मगर इस सब के बीच में आपने नोटिस किया होगा, एक व्यक्ति गायब है। जानते हैं कौन है वो व्यक्ति? आप कह रहे हैं मतलब ये लोग भाग रहे हैं, निश्चित तौर पर भाग रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और ये नहीं चाहते कि इनके मुंह से या इनके किसी सांसद के मुंह से कोई भी गलत बात निकल जाए और ये फंस जाए। संसद में भी काम की बातें नहीं होती है, विरोध पक्ष को ही ये लोग घेरने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, और विरोध पक्ष का तो काम ही है, वो कोई सरकार में नहीं बैठे हुए, उनका काम ही है, वरना उन्हें संसद में बैठाने की जरूरत क्या? मोदी जी को तो एक काम करना चाहिए, सबको निलंबित करके संसद चलानी चाहिए और उसमें अपने जितने सांसद है उनको दरबारी बनाकर बैठा लेना चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए कि जब मैं खड़े होके भाषण दूंगा, हर रोज भाषण देना चाहिए टीवी पर, उन्हीं को संसद में दिखना चाहिए, वो बड़े बड़े भाषण दे। उनको वो थक जाए, वो तो वैसे थकते नहीं, 18-18 घंटे काम करते हैं, तो उस दिन अमित शाह को बोल लेना चाहिए। अमित शाह के बाद नहीं, अमित शाह के बाद और कोई नहीं है, केवल इन दोनों लोगों के बोलने के लिए संसद होनी चाहिए। और सभापति महोदय को यूं बैठकर राज्यसभा में मुस्कुराते हुए देखना चाहिए। ओम बिरला जी को तो बिना बोले ही मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि वो वही काम करते हैं। ये कठपुतली वाली जो सरकार है ना, सारे राज्यों में इन्होंने कठपुतलियां बैठा दी हैं। आपको पता है राजस्थान में क्या हुआ? जब मोदी जी वहां पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तो अनाउंसमेंट करने वाले व्यक्ति ने कहा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मोदी जी इतना गुस्से में उसकी तरफ देखते रहे, गुस्से में कि क्या बोला, वो भूल ही गया कि उसने क्या बोला, वो अपना बोलता चला गया। तो ऐसी चीजें होती है, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आप हर जगह कठपुतली बैठाएंगे तो आपका नाम तो आएगा, क्योंकि आपकी कठपुतली है। दरअसल आप उन कठपुतलियों के माध्यम से राज्यों को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन इससे देश कमजोर होगा, देश का सिस्टम कमजोर होगा। और जवाबदेही की अगर आप बात करें तो बताइए कि जवाबदेही होगी या नहीं होगी? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया अरुण जेटली जी ने क्या कहा था, लेकिन अगर आप जो विपक्ष के सवाल है उनके जवाब को देंगे नहीं, उनके सवालों के जवाबों को देंगे नहीं, तो आप जनता की बातों को सुन नहीं रहे। आप कह रहे नहीं हमें जो करना हम कर रहे हैं, हम नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, हम जनता के लिए कर रहे हैं। आप तो जनता के लिए कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपके लिए तो जनता केवल अडानी है। आप तो केवल अडानी के लिए कर रहे हैं। अडानी के साथ साथ एक नया नाम जोड़ देती हूं और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त भी करूंगी, और वो नाम है सज्जन जिंदल, जिनके ऊपर एक 30 वर्षीय लड़की ने एक मुकदमा दर्ज करा है। जानते हैं, रेप, बलात्कार का आरोप। और ये सज्जन जिंदल का रिश्ता क्या है? बताया जा रहा है कि सज्जन जिंदल जो हैं, उनका नवाज शरीफ के बेटे या दामाद के साथ काम भी है। तो मोदी जी को याद है पाकिस्तान ले गए थे, तो पाकिस्तान ले जाके मीटिंग करवाने का काम भी इन्हीं महोदय सज्जन जिंदल ने किया था। और ऐसी चरण चाटुकारिता ये करते रहे हैं कि जब 2019 में उत्तराखंड की सरकार मंदिरों पर कब्जा करने के लिए 51 मंदिर, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और तमाम और हमारे मंदिर हैं, 51 मंदिर, उनका अधिग्रहण करने के लिए एक कानून लेके आई, देवस्थानम बोर्ड एक्ट,
जिसका प्रचंड विरोध हुआ। कोरोना चल रहा था, विरोध भी साथ में चल रहा था। केदारनाथ के प्रांगण में, बाबा बद्रीनाथ के प्रांगण में, यमुनोत्री माँ के, हर जगह, गंगोत्री माँ के, सब जगह विरोध चल रहा था पंडा पुरोहितों का। और फिर सरकार को ये कानून वापस लेना भी पड़ा। कोशिश इन्होंने बड़ी करी कि बेवकूफ बना के कैसे रख ले, लेकिन उस देवस्थानम बोर्ड एक्ट के तहत एक देवस्थानम बोर्ड बनाया गया। उस बोर्ड में जिनको सदस्य बनाया गया वो रेवड़ियां बांटी गई, मोदी की रेवड़ी, और सज्जन जिंदल को मिली उनमें से एक रेवड़ी। बनाया गया देवस्थानम बोर्ड का सदस्य। सोच के देखिए, सज्जन जिंदल जिसके ऊपर आज बलात्कार का आरोप है, उसके हाथों में हिंदुओं के सबसे पावन मंदिरों का कंट्रोल होता। और शायद बाबा केदार ने रास्ता दिखाया, बाबा बद्री विशाल ने रास्ता दिखाया, मां गंगोत्री, मां यमुनोत्री ने रास्ता दिखाया कि करो विरोध और मैं हूं तुम्हारे साथ और जीत तुम्हारी होगी, लेकिन करना पड़ेगा तुमको विरोध, क्योंकि नहीं चाहिए बलात्कार आरोपी मुझे अपने बोर्ड में। केदारनाथ में सोना चोरी करा और आज तक नहीं पता कहाँ गया सोना। सोना पीतल में कैसे बदला। मैंने सितंबर 2022 में इस बात को उठाया, जब पंडा पुरोहित इस बात का विरोध कर रहे थे कि भाई यहाँ पे सोना मत लगाओ, चांदी भी क्यों लगाई तुमने पहले, अब चांदी को हटा के सोना लगा रहे हो। बहुत विरोध हुआ था, तब भी नहीं सुना। लेकिन खैर, इस वक्त जो बात आपको कहना चाह रही हूं वो यही है कि आप लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि ये टीवी में सारा टाइम दिखाई देंगे, आपके व्हाट्सएप में सारा टाइम दिखाई देंगे, तो आप सिया को तो भूल ही जाएंगे। जय सिया राम कहिए, क्योंकि माता सीता जो है ना, उनसे ज्यादा पावन कोई नाम नहीं है, पूरी दुनिया में नाम नहीं है। इसलिए माता सीता को याद करिए, सिया माँ को याद करिए और बोलिए जय सिया राम। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। राम राम।